हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज अपन चैप्टर पढ़ाई करने वाले लिमिट्स। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिट्स ऑफ व्हाट। किसका लिमिट निकालते हैं? तो फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन को ही इंटीग्रेट करते हैं। मतलब पूरे कैलकुलस चैप्टर में अपन फंक्शन के बारे में ही पढ़ाई करते हैं। तो लिमिट्स किसका निकालेंगे? फंक्शन का निकालेंगे। वाई टू इवेल्युएट, क्यों लिमिट की जरूरत पड़ा ये बात समझते हैं अपन, ठीक ना। लिमिट का जरूरत क्यों पड़ा? तो 1D मोशन उठा दो, डिस्प्लेसमेंट इजकल टू टी स्क्वायर, ठीक है। एक रिलेशन गिवन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक ना। अपने को वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी फाइंड आउट करना है टी इजकल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किया। एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ds/dt। तो क्या आ जाएगा? 2t आ जाएगा। और t इजकल टू 2 सेकेंड पर निकालना है, यही वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी इजकल टू क्या होता है? डिस्प्लेस ds/dt होता है। ओके, तो 2 सेकेंड पर निकालना है तो 2 इसके अंदर रख दिया तो क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर टाइम सेकेंड में और डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा t इजकल टू 2 सेकेंड पे। बट ये डिफ्रेंसिएशन कहाँ से आ गया? पहले अपने को डिफ्रेंसिएशन पता नहीं था। लिमिट ही डिफ्रेंसिएशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन अपने को पता नहीं है और फाइंड आउट करना है टी इजकल टू 2 सेकेंड पे अपने को वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला अपने पास अवेलेबल था। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है क्योंकि अपन 1D मोशन कंसीडर किए हैं, ठीक ना। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, t इजकल टू 2 सेकेंड पे अपने को क्या निकालना? वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। और अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए डिफ्रेंसिएशन के फार्मूले अवेलेबल नहीं है। तो क्या सोचता हूँ मैं कि t इजकल टू 2 सेकेंड है ना, 2 सेकेंड। ओके, तो थोड़ा सा इंटरवल लेता हूँ 2 सेकेंड से जस्ट आगे। कितना इंटरवल लिया? t प्लस डेल्टा टी, ठीक है। इस इंटरवल में अपन देखना चाह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल s इजकल टू टी स्क्वायर अवेलेबल है। तो t प्लस डेल्टा टी कहाँ रख दिया? यहाँ पे टाइम की जगह पे रख दिया, ठीक है। तो t प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर कहाँ से आ गया? क्योंकि ये रिलेशन गिवन है। ओके, तो मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक ना। t इजकल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे आया, t इजकल टू t प्लस डेल्टा टी पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, ठीक ना। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अपन निकाल चुके हैं, माइनस करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस कितना कैसे निकलेगा? t इजकल टू यहाँ पे रख दो, ठीक ना। तो रखा ही हुआ है। ओके, और डेल्टा टी टोटल टाइम, कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड पे यहाँ पे था, t प्लस डेल्टा टी पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो कितना टाइम लगा है? डेल्टा टी लगा है। ओके, ठीक है। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। ओके, लेकिन मुझे ना t इजकल टू 2 सेकेंड पे, एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे अपने को ना वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर डेल्टा टी 0 रख देंगे तो t प्लस डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा? t के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा टी को 0 रखना है। जैसे इसमें 0 रखोगे डेल्टा टी को तो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर तो 0 आ गया, यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0। तो 0/0 फॉर्म आ गया जब डेल्टा टी एग्जैक्टली 0 के इक्वल कर दिया, ठीक ना। लेकिन एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं करके अपन थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं? डेल्टा टी को टेंडिंग टू 0 करते हैं। मतलब डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो बहुत स्मॉल होगा तो t प्लस डेल्टा टी लगभग यहाँ पे होगा। तो 2 सेकेंड पे अपन बता सकते हैं कि डेल्टा टी जब 0 को टेंड करेगा, तो t प्लस डेल्टा टी यहीं पे आ जाएगा। तो t इजकल टू 2 सेकेंड पे अपने को वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी तो फिलहाल डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0/0 लिखा हुआ है। डेल्टा टी एग्जैक्ट 0 लिया तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? डेल्टा टी को ना टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं, 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं। डेल्टा टी 0 की तरफ टेंड हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा टी 0 नहीं है, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इस केस में क्या हो सकता है?
तो इसको फैक्टराइज करके लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 2t प्लस डेल्टा टी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा टी, हो गया, डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक ना। अब यहाँ डेल्टा टी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्यों कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी जीरो नहीं लिया हूं मैं, डेल्टा टू टेंडिंग टू जीरो लिया हूं, मतलब जीरो के बहुत आसपास है, जीरो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 0.001 होगा, ऊपर भी 0.001 होगा, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक ना। अब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, तो जो फंक्शन की वैल्यू है, एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, डेल्टा टी अगर जीरो के आसपास है और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 की तरफ टेंड करेगा, बट एग्जैक्टली अपन 4 बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अपने पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन वगैरह इंटीग्रेशन जो भी है सब लिमिट से ही आता है। तो लिमिट को कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन क्या किए थे, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे अपने को वेलोसिटी फाइंड आउट करना था, तो थोड़ा सा इंटरवल लिया, कितना इंटरवल लिए, डेल्टा टी इंटरवल लिए, एक कितना है डेल्टा टी, ठीक है, ओके। तो थोड़े से इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी निकाला और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लगा करके अपन क्या कर लिए, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लिमिट लग गया इसमें, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, ये सब कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। वाई टू इवेल्युएट, इसलिए क्यों जरूरत पड़ा लिमिट का, क्योंकि अपने को t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फार्मूले अपने पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, डिफरेंशिएशन आते कहाँ से, लिमिट से ही आता है, ओके। और हाउ टू इवेल्युएट, ये तो अपन पूरा चैप्टर में देखने वाले हैं कैसे लिमिट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, ठीक है, x टेंडिंग टू 2। अब इसका मतलब क्या होता है, x टेंडिंग टू 2 का मतलब x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, अगर कोई बोले कि इस फंक्शन में f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, को बोले कि 2 पे वैल्यू निकालो फंक्शन का, तो 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 2, तो 0 बाय 0 आ गया, वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं फंक्शन का 2 पे। क्यों वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं फंक्शन का 2 पे, क्योंकि फंक्शन के डोमेन में 2 नहीं है। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, रियल नंबर में से माइनस किया गया है 2, ठीक है, एक एलिमेंट माइनस किया गया है 2, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 2 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 2 पे वैल्यू फंक्शन का क्या आ रहा है, 0 बाय 0 फॉर्मेट आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 डोमेन में नहीं है। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज कर दिया, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। एक्स टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या हुआ, एक्स टेंडिंग टू 2 का मतलब हुआ एक्स 2 नहीं है, ठीक है। जब एक्स 2 नहीं है तो ए क्वांटिटी 0 नहीं है, 2 के आसपास है, ठीक ना। तो 0 के आसपास है, ए भी 0 के आसपास है, 0 तो नहीं है ना, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ग्राफ बनाते हैं इसका, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, स्लोप दिख रहा है पॉजिटिव और स्लोप कितना है 1 है, y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, समथिंग स्टेप से कर्व बन रहा है, और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो 2 पे यहाँ पे होलो लगा दिया, ठीक है। तो 2 पे वैसे वैल्यू देखा जाए तो कितने किसके और अप्रोच हो रहा है, 4 के तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 का, और 2 पे क्या आ रहा है, होलो सर्कल आ रहा है, ठीक है। यहीं पे अपन समझते हैं 2 प्लस और 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 रखने रहे फंक्शन के अंदर, 2 एक्सटेंडिंग टू 2 का मतलब समझा देता हूँ क्या होता है। एक्सटेंडिंग टू 2 का मतलब पहली बात कि x 2 नहीं है, ठीक है। 2 को अपन अप्रोच कर रहे हैं, तो 2 को नंबर लाइन पे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हो, 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हो। 2 को अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 को अगर राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच करोगे तो समथिंग कुछ स्टेप से वैल्यू आएगा 2.001, ये वैल्यू नहीं है 2 प्लस 2 के राइट हैंड साइड से अगर किसी नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 के जस्ट आगे कौन सा नंबर है, और 2 के जस्ट आगे कौन सा नंबर है अपने को पता नहीं। जैसे अगर कोई बोले कि 2 के आगे ए नंबर है, तो कोई बोले कि नहीं 2 के आगे तो ए वाले नंबर होगा, ठीक है। 2 के जस्ट आगे देख रहे, क्योंकि ये तो 2 के बहुत क्लोज है ना, ये तो 2 से दूर है, इस दोनों में कंपेयर कर रहे, तो इस टाइप के नंबर है, ये नंबर नहीं है, बट इस टाइप के नंबर अपन फील कर सकते हैं, ठीक है, कि इस टाइप का नंबर है 2 के जस्ट आगे। इन सारे नंबर को अपन कैसे लिखते हैं, 2 प्लस करके लिखते हैं, ओके। कैसे लिखते हैं, 2 प्लस करके, और 2 माइनस का मतलब क्या हो गया,
टू माइनस का मतलब हुआ कि टू को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो टू को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो किस टाइप का नंबर तुम्हें मिलेगा, 1.99 स्टेप से। और ए नंबर है क्या टू के लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं ए नंबर नहीं है, क्योंकि ए नंबर भी तो लिखा जा सकता है। टू के जस्ट पीछे कौन सा नंबर है, ये बोलोगे कि ए नंबर है तो कोई और ऐसे लिख देगा कि नहीं ए नंबर है, बोलोगे कि ए नंबर है तो कोई ऐसे लिख दिया ए नंबर है। तो इस टाइप से अपन लिख सकते हैं कि हाँ समझ सकते हैं, चीज़ों को फील कर सकते हैं कि टू के जस्ट पीछे जो नंबर है ना उसका नोटेशन टू की पावर माइनस लिखते हैं, नोटेशन है बस, ठीक है। और किस टाइप का नंबर है, इस टाइप का नंबर है, ए नंबर नहीं है, इस टाइप के नंबर है, ठीक ना। तो जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब x जब 2 की ओर अप्रोच करेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, चलो इसको हटाते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, तो इसको फैक्टराइज करके लिखा था ना, x - 2 x + 2 डिवाइड बाय x - 2। तो इसका मतलब क्या बताया कि x 2 नहीं है, अगर 2 नहीं है तो 0 नहीं है, 0 नहीं है तो इसको काट सकते हैं, तो क्या आ गया x + 2 आ गया, और 2 इसके अंदर रख दो, तो 2 इसके अंदर रख दोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा 2 इसके अंदर क्यों रख दिया, यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक्सटेंडिंग टू 2 का मतलब हुआ कि 2 को अपने को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना पड़ेगा। तो 2 अगर प्लस रख रहे हो, 2 प्लस रख रहे हो तो क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू रख रहे हो 2.0001 रख रहे हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा 4.001 आएगा, 001 आएगा। या अगर ए वाले वैल्यू रख रहे हो तो क्या आएगा 4.000001, इस टाइप से नंबर आएगा। 2 को माइनस से अप्रोच करोगे तो क्या आएगा, 2 से जस्ट पीछे 1.99 रखा तो क्या आएगा 3.999, इस टाइप से नंबर आएंगे। ये नंबर नहीं है, इस टाइप से नंबर आ रहे हैं। तो 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इस टाइप का नंबर आ रहा है, 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इस टाइप का नंबर आ रहा है। तो ये सारे नंबर किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, क्या बोला कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो अपने को समझ में आ रहा है कि नंबर 4 को अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। ये 4 है ना, तो 4 की तरफ जाओगे ना तो सबसे पहले ए वाले मिलेगा, इस और नज़दीक जाओगे तो ए वाले मिलेगा, और नज़दीक जाओगे तो ए वाले मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा। ए कहाँ से आ गया, क्योंकि 2 प्लस रखा इसके अंदर, 2 प्लस कौन सा नंबर रखा, इस टाइप के नंबर रखा। इस टाइप का नंबर तो कोई भी हो सकता है ना, कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कितना भी जीरो आ सकता है, ठीक है। लेकिन इस सारे नंबर के बारे में थोड़ा ध्यान से देखो, ए नंबर पहले मिलेगा, इसके बाद ए नंबर मिलेगा, इसके बाद ए नंबर मिलेगा, और भी नज़दीक जा रहे हैं, 4 के नज़दीक जा रहे हैं, तो 4 के नज़दीक जाओगे तो इस टाइप के नंबर मिलेगा। लेकिन ये सारे नंबर किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, वो नंबर 4 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और इस 2 से माइनस करोगे तो 2 माइनस का मतलब हुआ कि 2 से जस्ट पीछे वाला नंबर इसके अंदर रखेंगे तो जो आउटपुट है फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो इस टाइप से मिलेंगे, ए नहीं मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे नंबर अपने पास मिलेगा, ठीक है ना। तो इन सारे नंबर को ध्यान से देखो, ये सारे नंबर किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। कैसे, अगर इस टाइप से नंबर लाइन पे अपन आगे बढ़ेंगे 4 की तरफ तो सबसे पहले ए नंबर मिलेगा, फिर ए नंबर मिलेगा, और भी नज़दीक जाएंगे तो ए नंबर मिलेगा, और भी नज़दीक जाओगे तो बहुत सारे 9 मिलेंगे। लेकिन ये सारे नंबर किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो अपन लिमिट का वैल्यू ना एग्जैक्ट 4 रखते हैं, ऐसे नहीं कि 4 प्लस या 4 माइनस, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लो कि कोई बोले है कि 2 प्लस रखे तो ए नंबर आ गया और ए आंसर आ गया, कोई बोले कि ए आंसर आ गया तो ए भी आंसर हो सकता है, और भी जीरो लगा दो तो वो भी आंसर हो सकता है, या ए भी आंसर हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है। लेकिन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है, ये सारे नंबर जिस नंबर को टेंड करता है ना वो लिमिट का वैल्यू होता है, और वो एग्जैक्ट होता है, एब्सोल्यूट होता है, ऐसे नहीं कि 4 प्लस 4 माइनस होते हैं, ठीक है। तो अपने को समझ में आ रहा है क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, मतलब x जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये जो फंक्शन है ना वो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, वो 4 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का 4 हो जाएगा। और एब्सोल्यूट बोलते हैं, एग्जैक्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं कि 4 प्लस। अब किसी के दिमाग में आएगा कि 4 कैसे आ गया, 4 तो तब आएगा जब 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 रखा होगा, तभी तो 2 प्लस 2 4 आया होगा। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 2 तो रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि x 2 नहीं है, x टेंडिंग टू 2 है, तो 4 कैसे आ गया। यही बात समझा रहा हूँ कि x इक्वल टू 2 यहाँ पे नहीं रखा हूँ मैं, 2 प्लस रखा, 2 प्लस रखा तो इस टाइप के आउटपुट आया, 2 माइनस रखा तो इस टाइप के आउटपुट आया। लेकिन ये सारे नंबर जिस नंबर को टेंड कर रहा है वो नंबर अपने को आंसर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। इससे ग्राफ ए है, फंक्शन 2 पे क्या है अनडिफाइन है, ठीक है। लेकिन अब ग्राफ से समझो इस बात को, 2 की तरफ अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 2 की तरफ, तो ग्राफ पे जो वैल्यू है ना वो वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ पे वैल्यू देखो, ये ग्राफ किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया इस फंक्शन का। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट,
ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, ए प्लस एफ एक्स, मतलब किसी फंक्शन के वैल्यू को ए प्लस बोले तो राइट हैंड साइड से अपन अप्रोच किए, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ए आ गया, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब आर एच एल इक्वल टू क्या होना चाहिए, एल एच एल होना चाहिए, ठीक है, और ए फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। फाइनाइट क्वांटिटी अगर नहीं हुआ, जैसे इसका आंसर अगर इन्फिनाइट आ गया है, इसका आंसर माइनस इन्फिनाइट हो गया, तो अपन बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ए फाइनाइट होनी चाहिए, इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, ए प्लस को लिखने का तरीका क्या है, अब देखो एक्स में ए प्लस बोले तो इसको एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, यहां पर जीरो प्लस लिखा हुआ है और ए प्लस एच लिख सकते हैं, समझते हैं इस बात को। एक्स टेंडिंग टू ए, कोई नंबर लेकर के समझते हैं, जैसे 2 है तो 2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो ए है ना उस 2 लिया हूं और उसके ऊपर नोटेशन लगा है प्लस, इसका मतलब 2 प्लस 2 के जस्ट आगे वाले नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। वो जब नंबर इसके अंदर रखेंगे तो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा उसको इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे 2 प्लस में क्या आ जाएगा, 2 प्लस में आएगा तुम्हारा 2.0001 आएगा, इस टाइप के नंबर आएगा, ठीक है। तो अपन क्या किए, यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0, इसको बोल दिए एच, इसको क्या बोल दिया एच, और इस ए क्या है, A2 है, तो इसीलिए लिखा है ए प्लस एच, ठीक ना, ए प्लस एच और एच टेंडिंग टू 0। देखो ना, एच अगर 0 को टेंड करेगा तो 0 को टेंड करेगा, तो ए में अगर 0 प्लस 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन कहां से, प्लस से टेंड कर रहा है, 0 को प्लस से टेंड कर रहा है, इसका मतलब 0 को राइट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड से टेंड कर रहा है, तो कुछ क्वांटिटी जो आएगा 0 प्लस, वो किस स्टेप का आएगा, 0.00001 इस स्टेप का आएगा। अगर ये नंबर हम ए में जोड़ते हैं, ए क्या है, एग्जैक्ट 2 है, तो 2 प्लस क्या आ जाएगा, 2.001, इसका मतलब अपने को समझ में आ रहा है कि 2 प्लस ए प्लस को ऐसे करके लिखा जा सकता है, ठीक है, और ए माइनस को इस स्टेप से लिख सकते हैं। यहाँ पे ना एच प्लस ही है, एच मतलब एच टेंडिंग टू 0 प्लस ही है, 0 माइनस नहीं है, 0 एच जो क्वांटिटी है ना वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी ही तो माइनस करोगे तो ए से जस्ट पीछे वाला नंबर मिलेगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी इसमें जोड़ोगे तभी तो ए से जस्ट आगे वाला नंबर मिलेगा, इसलिए एच टेंडिंग टू 0 प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ प्लस है तो प्लस आया, माइनस है तो प्लस कैसे आ गया, ए माइनस मतलब ए से जस्ट पीछे के नंबर की बात कर रहे हैं, 2 से जस्ट पीछे नंबर कौन सा होगा, 1.99 समथिंग इस टाइप के नंबर होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 माइनस कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करोगे इसमें से, ठीक है, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करोगे तभी तो ए आएगा, वही जो पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं वही तो एच है, एच क्या है, टेंडिंग टू 0, इस टाइप की क्वांटिटी अगर माइनस करोगे, मान लो कि 0.001 माइनस करो 2 में से, तो 2 में से माइनस करके देख लो एक बार, ठीक है, क्या माइनस कर रहे हैं अपन, 0.001 माइनस कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 999, 1.99 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हो ना, तो 2 में से क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, और किस वाले क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, पॉजिटिव वाली क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, ठीक ना। ये माइनस साइन तो माइनस करने के लिए है, एक क्वांटिटी खुद में अपने आप में पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे एच जो है ना टेंडिंग टू 0 प्लस है, 0 माइनस मत कर देना, ठीक है, 0 माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पे प्लस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक ना, तब तो 0 माइनस करेंगे, 0 माइनस का मतलब 0 को इधर से लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करोगे, अच्छा 0 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करोगे तो निगेटिव नंबर मिलेगा, अगर यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अपने को 0 माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन अपन क्या किए, दोनों साथ 0 प्लस लगाते हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे स्टेप से लिखते हैं, तो इसको इस स्टेप से भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो लिमिट का एग्जिस्टेंस पता होना चाहिए, आर एच एल इजकल टू क्या होता है, एल एच एल, और एक क्वांटिटी फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड से लिमिट को टेंड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से लिमिट की वैल्यू को टेंड कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल होना चाहिए और फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, तब जाकर के बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जैसे पिछले क्वेश्चंस में अगर देखें अपन, ठीक ना, तो लिमिट को राइट हैंड साइड से टेंड किए तो किसकी तरफ टेंड हो रहा है, ये नंबर 4 की तरफ टेंड हो रहा है। अगर लिमिट में एक्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहे हैं तो ये जो फंक्शन का वैल्यू है लिमिटिंग केस में वो किसके तरफ टेंड हो रहा है, सारे नंबर जिसके तरफ टेंड हो रहा है ना वो अपन आंसर देते हैं, ठीक है। दोनों क्या है, यहाँ भी 4 की तरफ टेंड हो रहा है, यहाँ भी 4 की तरफ टेंड हो रहा है, तो आरएचएल और एलएचएल क्या है, दोनों इक्वल है और दोनों फाइनाइट क्वांटिटी है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट का वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ओके ठीक है, तो लिमिट का एग्जिस्टेंस पता चल गया, ये फार्मूले हैं याद रखने हैं, आरएचएल इक्वल टू एलएचएल होना चाहिए और ये फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है।
ओके, और इसको स्टेप से लिखा जा सकता है। मैं नहीं लिखूंगा, तुम चाहो तो लिख सकते हो, कभी कभी लिखने की जरूरत पड़ता है, कभी कभी ऐसे अपन डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक ना। ओके, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 बात पूछे थे ना, किसका लिमिट निकालते हैं, फंक्शन का लिमिट निकालते हैं, पूरे कैलकुलस में फंक्शन ही पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्या था, क्यों निकालते हैं, क्योंकि क्यों निकालते हैं उसके पीछे रीजन बताया ना, क्यों निकालते हैं। जैसे कि फंक्शन का वैल्यू 2 पे इस फंक्शन का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, 0/0 फॉर्म बन गया। 2 के आसपास, 2 पर तो एग्जैक्ट 2 पे तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट 2 के आसपास वैल्यू निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एरोप्लेन उड़ रहा है और अमेज़न के जंगल में गिर गया, ठीक है। किस लोकेशन पे, एग्जैक्ट किस लोकेशन पे गिरा वो नहीं पता है अपने को, लेकिन उसके आसपास का लोकेशन पता है। एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है लेकिन आसपास के लोकेशन पता है, तो उस एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अपन बता सकते हैं। यही लिमिट है कि 2 पे तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, इस फंक्शन का वैल्यू 2 पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन 2 के आसपास क्या हो रहा है वो हम बता सकते हैं कि लिमिट किस नंबर को टेंड कर रहा है। समझ रहे हो ना, लिमिट को x टेंडिंग टू 2 का मतलब 2 से मतलब ही नहीं है। इस जैसे ग्राफ है इसका, 2 पे अनडिफाइन है, 2 पे अनडिफाइन है, फंक्शन अनडिफाइन है 2 पे, फिर भी लिमिट का वैल्यू 4 एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मान लो कि 2 पे डिफाइन होता फंक्शन, यहाँ पे अगर सॉलिड सर्कल होता, 2 पे फंक्शन डिफाइन होता, फिर भी लिमिट का वैल्यू 4 की तरफ टेंड होता, ठीक ना। तो एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, इन बातों को लिमिट से कोई मतलब नहीं है। लिमिट को किन बातों से मतलब है कि 2 से जस्ट आगे क्या हो रहा है, 2 के जस्ट पीछे हो रहा है, एग्जैक्ट 2 पे क्या हो रहा है, इस बातों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे तरीके धीरे धीरे अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने को दिख गया रूट, तो क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए इसको। पहले देखते हैं कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 9 जब इसके अंदर रखोगे तो 3 - 3 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। 9 इसके अंदर रखोगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से 2 गए तो 16, 4, तो 4 - 4 क्या आ रहा है, 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन रहा है। यही फॉर्म हटाना होता है, यही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कैसे करके भी ए फॉर्म अगर हटा दिया ना अपन, तो लिमिट का आंसर दे सकते हैं। चलो ठीक है, रेशनलाइज करते हैं इसको। तो लिमिट x टेंडिंग टू 9, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। 3 - √x, ठीक है, इसको 3 + √x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ओके, ऐसे ही ना रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। नीचे में क्या लिखा है, 4 - 2x - 2, ठीक है, इसको रेशनलाइज किया तो 4 + √2x - 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 + √2x - 2, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के बाद देख रहे हैं क्या बन रहा है। तो x टेंडिंग टू 9, ठीक है, a + b और a - b, तो क्या लिखा, a² - b², ओके। नीचे भी लिखा हुआ है, देखो a + b और a - b, तो कितना हो जाएगा, a² - b², तो 2x - 2, ओके। और यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, 4 + √2x - 2, ठीक है, डिवाइड बाय 3 + √x लिखा हुआ है, ठीक ना, ओके, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 9, तो 9 - x तो ऊपर लिखा ही हुआ है। देखो 16 - 2x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 18 - 2x, तो 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, 9 - x आ गया, ठीक है। ये डाटा लिखा, 4 + √2x - 2 डिवाइड बाय 3 + √x, ठीक ना। अब x जब 9 को टेंड कर रहा है तो 9 - 9 0, ये भी 0 आ रहा है। यही तो दिक्कत कर रहा था इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए, यही 0/0 फॉर्म बना रहा था। इसको काट दिया, क्यों काटा, क्योंकि x 9 नहीं है। x जब 9 नहीं है, क्योंकि इसका मतलब समझाया ना, x ≠ = 9, 9 के आसपास वैल्यू है, ठीक ना। तो 9 के आसपास वैल्यू होगा तो ये 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो इसीलिए इसको डिवाइड कर दिया, ठीक ना। अब x = 9 इसके अंदर रख दो, तो 9 रखोगे यहाँ पे तो क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, ओके। और यहाँ पे क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, और 2 पहले से है, तो कितना हो जाएगा, 4, तो 2/3 आ गया, ठीक है। इसका आंसर 2/3 सही है। क्या सीखा इसमें कि जब भी रूट देखे तो अपन क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक ना। अच्छा, रेशनलाइजेशन करेंगे। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे जो रेशनलाइज किया ना, तो ए वैल्यू तो फाइनाइट नंबर है,
और ए वैल्यू भी फाइनाइट नंबर है, तो लिमिट ना, लिमिट देखो ये दोनों वैल्यू फाइनाइट नंबर है और दोनों ना मल्टीप्लाई डिवाइड में है ओवरऑल लिमिट के साथ। क्या समझा रहा हूं कि ये दोनों क्वांटिटी फाइनाइट है, फाइनाइट क्वांटिटी है, इस पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, इनडिटर्मिनेंट टर्म नहीं है, डिटर्मिनेंट टर्म है। ठीक है, क्या है, डिटर्मिनेंट टर्म है। ओके, इसका बात कर रहा हूं ना, ठीक है। ओके, क्या है, इनडिटर्मिनेंट टर्म नहीं है, डिटर्मिनेंट टर्म है। तो एक काम कर सकते हो, क्या होगा कि लिमिट ना, इस पे लिमिट लगेगा, लिमिट डिवाइड हो जाएगा। जब थ्योरम पढ़ेंगे ना उस टाइम देख लेंगे। अगर एक क्वांटिटी फाइनाइट वैल्यू दे रहा है ना तो इसका वैल्यू रख दो यहीं पे, इतने इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका अगर वैल्यू रखे होते यहाँ पे तो क्या आया होता, 8 आया होता, और यहाँ पे रखे होते तो क्या आया होता, अच्छा इसमें नहीं रखना है, इसमें रखना है और इसमें रखना है, मतलब यहाँ पे तुम सोचो इसमें रखना है। ओके, क्योंकि एक क्वांटिटी क्या है, एक क्वांटिटी का वैल्यू फाइनाइट आ रहा है और एक क्वांटिटी ओवरऑल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस में होना चाहिए, प्लस माइनस में हो तो अपन ब्रेक कर सकते हैं, दोनों क्वांटिटी फाइनाइट होनी चाहिए। बट अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो फिर भी लिमिट इस पे लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं, अपन थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा इसका वैल्यू फाइनाइट आ रहा है तो इसका वैल्यू रख देंगे ना, इसको बार बार लिखने की आगे जरूरत नहीं है। अगर इसका वैल्यू यहीं पे रख दो, ठीक है, बस इसको सॉल्व करो। ठीक है ना, तो जब भी रेशनलाइजेशन होगा तो जो प्लस साइन के साथ आएगा, जैसे इसका रेशनलाइजेशन किए तो इतना प्लस इतना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसमें फार्मूले लगेंगे, इसमें तुम वैल्यू रख दो, इसमें रखो। इसमें जब रेशनलाइज करोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लगेगा, इसमें तुम वैल्यू रख दो। ठीक है, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि एक क्वांटिटी ना ओवरऑल के साथ मल्टीप्लाई में है। तो लिमिट का थ्योरम क्या बोलता है कि जब दो क्वांटिटी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो लिमिट को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। बस ये है कि दोनों जगह लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए तो ऑलरेडी ऑब्वियस ये बातें क्लियर है कि फाइनाइट आना चाहिए। ठीक ना, ओके, तो इसका आंसर तो आ गया, इसको हटाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, फ्रैक्शन पार्ट एक्स है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर निकालना है। तो फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ बनाया, इस टाइप से फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ बनता है। 0 और 1 के बीच में इसका रेंज है, ठीक है, 1 पे ओपन है। तो क्या बोल रहा है कि एक्सटेंडिंग टू 0, इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड निकालना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड का मतलब 0 प्लस निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट क्या निकाल रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 प्लस निकाल रहे हैं। तो 0 प्लस, देखो 0 को ना प्लस, 0 प्लस मतलब 0 को राइट हैंड साइड से 10 करेंगे। तो 0 को जब राइट हैंड साइड से 10 करोगे तो फंक्शन का वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है, 0 की तरफ, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 को जब लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करेंगे 0 की तरफ, x जब 0 को टेंड करेगा लेफ्ट हैंड साइड से तो फंक्शन का वैल्यू किसकी तरफ टेंड हो रहा है, 1 की तरफ टेंड हो रहा है। 1 नहीं है, लेकिन 1 के जिस नंबर की तरफ टेंड होता है ना वो लिखा जाता है, वो एब्सोल्यूट लिखा जाता है। तो राइट हैंड लिमिट आ रहा है 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो LHL बराबर RHL नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, थर्ड वाले देखते हैं यहाँ पे, चलो अलग अलग करते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0 प्लस, तो 0 प्लस होगा तो अंदर वाले मोड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई x हो जाएगा, मतलब 1 हो गया, LHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 0 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, ये 0 है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो निगेटिव ही तो होगा। तो मोड के अंदर निगेटिव क्वांटिटी आया तो मोड माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस x डिवाइड बाई x। इसको काट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि x 0 नहीं है, 0 की तरफ है, इसलिए काट सकते हो, तो -1 हो गया। ठीक है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि RHL और LHL क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो इसका भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब थर्ड वाले देखते हैं। क्या बोल रहा है कि टेन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। टेन इनवर्स 1/x का ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है ना, तो RHL राइट हैंड लिमिट, RHL मतलब 0 प्लस अपन देखना चाह रहे हैं, तो 0 प्लस, यहाँ पे 0 प्लस रखा तो टेन इनवर्स 1 डिवाइड बाई 0 प्लस, 1 डिवाइड बाई 0 प्लस क्या होता है, टेन इनवर्स इन्फिनाइट होता है, 1/0 प्लस इन्फिनाइट होता है, 2/0 प्लस भी इन्फिनाइट होता है। ठीक है, ठीक ना, 0 डिवाइड बाई 0 प्लस क्या होता है, ये 0 होता है। बाकी सारे नंबर, कोई भी नंबर यहाँ पे आ गया ना तो वो इन्फिनाइट को टेंड हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाई टेंडिंग टू 0 किसकी तरफ टेंड करेगा, 0, एग्जैक्ट 0 होना चाहिए यहाँ पे, टेंडिंग टू 0 नहीं बोला, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाई टेंडिंग टू 0
एग्जैक्ट जीरो आंसर आता है, 2 डिवाइड बाय टेंडिंग टू जीरो इन्फिनाइट आंसर आता है। तो यहाँ से टेन इनवर्स के अंदर इन्फिनाइट आ गया है, ठीक है। टेन इनवर्स का ग्राफ बना देते हैं, ये टेन इनवर्स का ग्राफ है। जब x इन्फिनाइट की तरफ टेंड कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रहा है, π/2 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। जिसकी तरफ टेंड करता है वो एब्सोल्यूट लिखते हैं, ठीक है, LHL। तो जीरो माइनस समझ में आ गया होगा कि टेन इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स के अंदर 1 डिवाइड बाय जीरो माइनस इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा। तो जब x माइनस इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू -π/2 को टेंड कर रहा है, -π/2। तो RHL π/2 आ रहा है, LHL क्या आ रहा है, -π/2 आ रहा है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ठीक है, खा लिए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिग्नम, तो वही बात, RHL LHL अपने को अलग अलग निकाल के देखना चाहिए। कभी कभी अपने को समझ में आता है कि एक साथ ही निकाल सकते हैं, वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे समझ में आएगा कि कब अलग अलग निकालने हैं, कब एक साथ निकालने हैं। अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग में अपन अलग अलग निकाल करके देखो। तो RHL राइट हैंड लिमिट बोले तो 1 प्लस इसके अंदर रखो तो सिग्नम फंक्शन जानते ही हो, 1 प्लस रखोगे तो पॉजिटिव आएगा तो एग्जैक्ट 1 वैल्यू देगा, क्या देगा, एग्जैक्ट 1, ठीक है। तो 1 प्लस मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही हो गया, LHL, ठीक है। 1 LHL मतलब 1 को निगेटिव साइड से टेंड किया, तो 1 को निगेटिव साइड से टेंड करोगे मतलब 0.9 समथिंग, ऐसा समझने के लिए समझ लो। 1 को निगेटिव साइड से टेंड करोगे ना तो 0.99, ये नंबर नहीं है, अपन इसको ना समझने के लिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, इसलिए ये नंबर लिया। वो नंबर तो लिख ही नहीं सकते, पता ही नहीं है ना 1 से पीछे कौन सा नंबर है। तो जब ये नंबर रखोगे तो इसका क्वांटिटी नेगेटिव आएगा, और सिग्नम के अंदर इनपुट अगर नेगेटिव आता है तो सिग्नम आउटपुट ना एग्जैक्ट -1 देता है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे -1 मत कर देना, 1 माइनस का मतलब -1 नहीं है, 1 को लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहे हैं, इस टाइप का नंबर है, ठीक है। तो ये मतलब इस टाइप का नंबर है, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -1 आ गया, ठीक ना। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, -1। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड साइड, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे अपन, ठीक ना। ओके, यहाँ पे समझते हैं 0+, फिर से अपने को राइट हैंड लिमिट समझना पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए 0+ निकालेंगे, 0+। अब फ्रैक्शन पार्ट है तो फ्रैक्शन का ग्राफ बना लो, फ्रैक्शन पार्ट का, ये फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ है। तो 0+ का मतलब 0+ मतलब 0 को राइट हैंड साइड से टेंड करेंगे तो फंक्शन के वैल्यू 0 की तरफ टेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है, ए वाले पार्ट 0 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाओ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ समथिंग ऐसे बनता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 0+ रख रहे हैं, 0+ रख रहे हैं मतलब यहाँ वाले नंबर, यही ग्राफ है, तो 0 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, एग्जैक्ट 0 सब चल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 0 माइनस देखते हैं। तो जब हम फ्रैक्शन पार्ट को 0 माइनस, फ्रैक्शन पार्ट में अगर 0 को लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करेंगे ना तो फंक्शन का जो वैल्यू है 1 की तरफ टेंड करेगा, और √1 तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें प्लस था, ठीक है। तो क्या था ये 0 + 0, तो क्या आ गया 0। यहाँ पे क्या आ रहा है, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो x जब 0 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करेंगे तो देखो फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 1 की तरफ टेंड हो रहा है, तो 1 का अंडर क्या आ जाएगा, 1, ये तो 1 आ गया, ठीक है ना। और फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर 0 नेगेटिव से टेंड करोगे ना, 0 नेगेटिव से, तो ध्यान से देखो 0 नेगेटिव से टेंड कर रहे हो फ्रैक्शन पार्ट को, यहाँ पे ग्राफ नहीं है, ग्राफ यहाँ पे है, तो वैल्यू किसकी तरफ आ रहा है, -1। तुम ही जानते हो 0 से जस्ट पीछे रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो उसका वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ओके, चलो साइन इनवर्स इंटू सेक एक्स है, इसको हटा दो मैं, ठीक है। तो फिर से अपने को RHL और LHL निकालना पड़ेगा। तो RHL राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट 0+ इसके अंदर रखा। तो सबसे पहले ना साइन इनवर्स का ग्राफ मत बनाओ, सबसे पहले इनपुट वाले फंक्शन का ग्राफ बनाओ कि इनपुट, पहले तो इनपुट इसमें जाएगा ना, अरे 0+ पहले इसमें रखोगे ना तो इसका आउटपुट जो आएगा वो फिर साइन इनवर्स के अंदर इनपुट की तरह जाएगा। क्या बोला, सबसे पहले x की जगह पे रखो ना, तो x यहाँ पे रखोगे, x की वैल्यू ना यहाँ पे रखोगे तो इनपुट सेक में जाएगा, तो सेक का ग्राफ बनाओ, कॉस के उल्टा होता है ना, इस टाइप से ये भी बनाते हैं।
जीरो का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो 0 प्लस रखा, तो 0 प्लस रखोगे तो 0 पे एग्जैक्ट 1 होता है, 0 से जस्ट आगे रहोगे ना तो ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू देगा। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या आ गया, साइन इनवर्स के अंदर आ गया है 1 प्लस। 1 प्लस क्यों लिखा, क्योंकि 0 से जस्ट आगे, 0 पर ना वैल्यू 1 है, 0 से जस्ट आगे रखोगे, थोड़ी देर समझने के लिए मान लो 0 से जस्ट आगे यहाँ पे रखे, तो जो वैल्यू है 1 से ज्यादा है ना, तो 1 से ज्यादा है तो 1 प्लस लिखा, मतलब 1 के तरफ टेंड हो रहा है राइट हैंड साइड से। आप साइन इनवर्स से ग्राफ बनाओ, तो साइन इनवर्स का ग्राफ ए है 1। अच्छा, साइन इनवर्स के डोमेन में ना, डोमेन क्या है साइन इनवर्स का, -1 से 1 है, -1 से 1 है डोमेन। और बोल रहा है कि साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट है ना 1 प्लस रखो, ये तो बाहर है साइन इनवर्स से, तो साइन इनवर्स कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। नो डिफाइन, नो डिफाइन, नो डिफाइन आ गया, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। चलो LHL भी निकाल लेते हैं, तो LHL निकालोगे तो 0 माइनस। अब देखो 0 को अगर निगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहे हैं तो फिर से ग्राफ यही आ रहा है, सिमेट्री है ना, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है, ठीक है। कॉस और सेक जो होता है ना, इवन फंक्शन होता है, y एक्सिस के अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज होता है। तो 0 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहे हैं तो 0 का वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, लेकिन 0 से जस्ट पीछे ना वैल्यू इसका 1 से ज्यादा देगा, 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। और 1 से ज्यादा वाले क्वांटिटी साइन इनवर्स के अंदर इनपुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से 1। जो डोमेन होता है वही ना इनपुट करेंगे, डोमेन से बाहर चीज साइन इनवर्स के अंदर रखेंगे तो फैल जाएगा ना साइन इनवर्स। तो ये भी नो डिफाइन हो गया। नो डिफाइन मतलब इसका आउटपुट क्या है अपने को पता नहीं, जैसे 2/0 का आउटपुट क्या है, एग्जैक्ट 0 है, टेंडिंग टू 0 नहीं है, तो 2/एग्जैक्ट 0 का जो आउटपुट है ना नहीं पता, तो बोलते हैं नो डिफाइन, ठीक है, मीनिंगलेस चीज है। तो ये भी मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर 1 प्लस रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डोमेन में नहीं है साइन इनवर्स के, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का नोटेशन है, ओके, लिखा नहीं हो बट बोल्ड तो रहो ना, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का नोटेशन है GIF है, ठीक है ना। अब समझो फिर से वही बात, सेक इनवर्स राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस रखा, 0 प्लस किस में रखेंगे, सेक में रखेंगे, तो फिर से सेक का ग्राफ बनाया, तो 0 प्लस रखोगे, तो 0 प्लस रखोगे तो सेक का वैल्यू 1 प्लस देगा, क्या देगा 1 प्लस, लेकिन 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट 1 हो जाएगा, एग्जैक्ट 1 मतलब 1 लिख दिया। ये कितना होता है, साइन इनवर्स 1 देख लो, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स के अंदर 1 रख रहे हो तो वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, ठीक है। साइन इनवर्स 1 0 हो जाएंगे, इस साइन इनवर्स का ग्राफ नहीं है ना, अच्छा ठीक है। तो साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स का ग्राफ, ये है। तो 1 पे वैल्यू क्या देगा साइन इनवर्स, π/2 देगा, ठीक है। तो LHL निकाल दे आप, 0 माइनस, फिर से देखो 0 को टेंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 0 को लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करोगे तो जो सेक का जो आउटपुट है ना वो आउटपुट 1 प्लस देगा। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, 1 प्लस देगा, मिरर इमेज है, इधर रखो या इधर रखो, दोनों में ना 1 प्लस देगा, तो 1 प्लस दिया, 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट 1 टेंडिंग टू 1, एग्जैक्ट 1 की बात हो रही है, तो ये π/2 आ गया। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसका आंसर क्या है, π/2 है, ठीक है। इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर 1 प्लस इनपुट हो रहा था, जो कि साइन इनवर्स का डोमेन नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस इनपुट नहीं हो रहा है, वो ऑपरेट कर रहा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस पे, तो 1 प्लस पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑपरेट करेगा तो एग्जैक्ट 1 बना देगा, और एग्जैक्ट 1 ये वैल्यू π/2 देगा। सिमिलरली सेकेंड वाले पार्ट, ठीक है, तो इसका आंसर लिमिट एग्जिस्ट करेगा और आंसर क्या होगा, π/2 होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिमिट इंपॉर्टेंट है। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है बता देता हूँ, 0/0 होता है, ठीक है, इसी के बारे में पहले समझा देता हूँ। पहली बात की एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय एग्जैक्ट 0 नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय एग्जैक्ट 0 होता क्या है फिर, तो पहले इसको समझने के लिए ये समझो कि 2/0 क्या होता है, एग्जैक्ट 0 की बात हो रही है, टेंडिंग टू 0 की बात नहीं हो रही है, नो डिफाइन, ठीक है। तो 1/0 क्या होगा, ये भी नो डिफाइन, तो 1 की जगह पे 0 रख दो तो ये भी क्या हो जाएगा, नो डिफाइन,
ठीक है। तो 0/0 क्या है, एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय 0 नो डिफाइन है। नो डिफाइन ही लगभग इंडिटरमिनेट टर्म होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लो क्या डिफरेंस है। 0/0 ना टेंडिंग टू 0 है, 0 नहीं है, 0 की तरफ टेंड हो रहा है, राइट या लेफ्ट जिधर से भी टेंड करो, ये टेंडिंग कंडीशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तब जाकर के इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ऊपर मैनिपुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस को, आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इंडिटरमिनेट टर्म हटाएंगे तो उसका वैल्यू फिनाइट आ सकता है, इनफिनाइट भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि फिनाइट ही है, बट 0/0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 डिवाइड बाय टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय एग्जैक्ट 0 है तो नो डिफाइंड डायरेक्ट बोल देंगे। उसका ये मतलब इसका आउटपुट नहीं पता, इसका आउटपुट कुछ भी आ सकता है, इनडिटरमिनेट है, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, मतलब जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। आगे एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो आगे इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनफिनाइट तो टेंडिंग इनफिनाइट, टेंडिंग टू इनफिनाइट और इनफिनाइट दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। चलो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनफिनाइट को, इनफिनाइट में से बड़े नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे तो पता नहीं क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर है और वो भी ये भी बहुत बड़ा नंबर है, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है रिजल्ट, पता नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 0 इंटू इन्फिनाइट, ध्यान से सुनना, टेंडिंग टू इन्फिनाइट, टेंडिंग टू इन्फिनाइट क्यों बोल रहा हूं, इन्फिनाइट अपने आप में टेंडिंग होता ही है। 0 के बारे में कुछ हो सकता है कि एग्जैक्ट 0 हो सकते हैं, टेंडिंग टू 0 हो सकता है। टेंडिंग टू 0 मतलब 0 के जस्ट आगे या जस्ट पीछे की बातें कर रहे हैं, ओके। तो यहां पे जो इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखा हुआ है ये टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनाइट है। अब ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनाइट, इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगर ये टेंडिंग नहीं रहा ना, इनोटेशन मैं टेंडिंग के लिए डाल रहा हूं, एग्जैक्ट 0, ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनाइट क्या देगा, 0 देगा। यहां पे भी समझो कि एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय 0 क्या हो गया, नो डिफाइन हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय 0 क्या हो गया, ये हो गया नो डिफाइन, नो डिफाइन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय टेंडिंग टू 0 होता, एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 हुआ नहीं, क्या है 0.0000, तो एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय 0.00 क्या रिजल्ट देगा, ए 0 रिजल्ट देगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म है, डिटरमिनेंट है, मतलब बता सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 होगा। एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय 0, एग्जैक्ट 0 नो डिफाइन। एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय टेंडिंग टू 0, 0 देगा। टेंडिंग टू 0 डिवाइड बाय टेंडिंग टू 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब अभी आंसर नहीं बता सकते, कुछ टाइम के बाद बताऊंगा आंसर, ठीक, मतलब क्वेश्चंस में कुछ टाइम के बाद सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब 0 इंटू इन्फिनाइट हो गया, 3 फॉर्म लिख दिया ना। अब आगे लिखते हैं 1 के पावर इन्फिनाइट। अब तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, कितने को लगता है 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। तुम एक काम करो, कैलकुलेटर पर ना 1 मल्टीप्लाई मत करो, ये 1 है ही नहीं, 1 है ही नहीं। अगर एग्जैक्ट 1 को अगर इन्फिनाइट बार मल्टीप्लाई करो एग्जैक्ट 1 को ना, तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, यहाँ पे 1 के बारे इन्फिनाइट लिखा है तो ये 1 नहीं लिखा हुआ है, टेंडिंग टू 1 है, मतलब 1 नहीं है, 1 के आसपास, या तो 1 प्लस है या तो 1 माइनस है, क्योंकि लिमिट ना आसपास के बारे में चर्चा करता है। एग्जैक्ट उस पर क्या हो रहा है उससे लिमिट को कोई मतलब ही नहीं है। लिमिट को तो उसके जस्ट आगे वैल्यू रख करके देखते हैं कि फंक्शन किसकी तरफ टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये टेंडिंग टू 1 लिखा हुआ है। अगर एग्जैक्ट 1 के पावर इन्फिनाइट क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा, ठीक है, नो डाउट 1 देगा, ठीक है। क्योंकि तुम सोचो ना 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही ना आएगा। ये अच्छा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों हो गया। तुम एक काम करो, कैलकुलेटर पर ना 1.0001 उसकी पावर राइज करो, तुम देखोगे उसकी पावर बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठीक ना, इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है। या 1 से जस्ट पीछे नंबर रखो, उसकी पावर इन्फिनाइट राइज करो, देखो वो 0 की तरफ टेंड हो रहा है, मतलब पता नहीं चल रही है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनाइट क्या होता है, 1 होता है, लेकिन टेंडिंग टू 1 के पावर इन्फिनाइट इनडिटरमिनेट टर्म होता है, ठीक ना। तो समझ में आ रहा है कि इन्फिनाइट तो टेंडिंग है ही, बाकी 0 1 जो भी लिखा है इनडिटरमिनेट फॉर्म में सारे टेंडिंग कंडीशन में लिखा हुआ है। एग्जैक्ट कंडीशन में क्या हो रहा है वो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनाइट 1 होता है, एग्जैक्ट 0 मल्टीप्लाई इन्फिनाइट 0 होता है। तुम सोचो ना, 0 को किसी भी इन्फिनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय टेंडिंग टू 0 0 होता है, मतलब 0 को किसी नंबर, ये नंबर 0 नहीं है इसलिए अनडिफाइंड नहीं है, ये टेंडिंग टू 0 है, मतलब 0 के आसपास नंबर है, वो नंबर तो डिनोमिनेटर में हो सकता है ना, बस 0 नहीं हो सकता है डिनोमिनेटर में, तो इसका वैल्यू 0 है। नो डिफाइंड इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जीरो के पावर जीरो और इन्फिनाइट की पावर जीरो, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया। ठीक है, देखते कौन सा रह गया, यहीं पे लग रहा है, इन्फिनाइट डिवाइड बाई इन्फिनाइट रह गया। ठीक है, ये भी टेंडिंग टेंडिंग लिखा हुआ है, इन्फिनाइट टेंडिंग ही होता है। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे समझते हैं, जीरो के पावर जीरो और इन्फिनाइट के पावर जीरो समझते हैं। ठीक है, जीरो के पावर जीरो, एग्जैक्ट जीरो के पावर एग्जैक्ट जीरो नहीं लिखा हुआ है, बहुत पहले से समझा रहा हूं कि टेंडिंग टू जीरो लिखा हुआ है, इसलिए इनडिटर्मिनेंट है। उसका वैल्यू आ सकता है, इनडिटर्मिनेंट का वैल्यू आ सकता है। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हटा देंगे तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चंस, और उसका वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक ना, टेंडिंग टू जीरो के पावर टेंडिंग टू जीरो है, तो फिर अब समझते हैं एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो क्या, नो डिफाइन, मीनिंगलेस, मतलब इसका रिजल्ट नहीं है। यहीं पर रुक जाएंगे, एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो, यहीं पर रुक जाएंगे, बता देंगे, समझा देंगे कि नो डिफाइन है। लेकिन टेंडिंग टू जीरो में ना रुकेंगे नहीं, आगे कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आ सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो नो डिफाइन होता है। अब देखो, टेंडिंग टू जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो, टेंडिंग में एरो लगा देता हूं, एग्जैक्ट में नहीं लगाया हूं, तो टेंडिंग टू जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो जीरो होता है। तुम सोचो ना, किसी भी नंबर की पावर जीरो राइज करोगे तो जीरो रिजल्ट देगा, क्योंकि टेंडिंग कंडीशन में है। मतलब 0.0001 ले लो समझने के लिए, 0.0001 की पावर अगर एग्जैक्ट जीरो राइज करोगे ना, सॉरी जीरो नहीं 1 देगा रिजल्ट। किसी भी नंबर की पावर जीरो राइज करो तो 1 देता है, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं है ना, क्योंकि टेंडिंग टू जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो लगा दो तो क्या रिजल्ट देगा। तो किसी नंबर की पावर जीरो की पावर को भी नंबर राइज कर दो, ये नंबर ना जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है, तो किसी नंबर की पावर जीरो की पावर तुम 0.0001 लिख दो तो क्या रिजल्ट देगा, जीरो। तो फिर से ध्यान से देख लेना, टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो नो डिफाइन, टेंडिंग टू जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो 1 रिजल्ट देगा। ठीक है, एग्जैक्ट जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो रिजल्ट जीरो देगा। ठीक ना, तो सारे केस मैं समझा दिया। यहां पे भी ना इन्फिनाइट के पावर टेंडिंग टू जीरो लिखा हुआ है। अब इन्फिनाइट की पावर एग्जैक्ट जीरो होगा तो क्या होगा, इन्फिनाइट की पावर अगर एग्जैक्ट जीरो हो ना, तो किसी भी नंबर की पावर एग्जैक्ट, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, किसी नंबर की पावर एग्जैक्ट जीरो रिजल्ट हमेशा 1 देता है। ठीक है, तो इस केस में इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। ये तो वो केस है जब ऊपर एग्जैक्ट जीरो लिखा है, बाकी सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना टेंडिंग कंडीशन लिखा है, और इन्फिनाइट अपने आप में टेंडिंग ही है, उसको कितना टेंड करोगे तुम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो ये सब लिख लेना, रफ कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो बस ए इनडिटरमिनेंट वाले फॉर्म रखा हूं यहाँ पे, 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। बाकी केस में क्या हो रहा है वो भी समझा दिया मैं तुम्हें, अच्छे से बढ़िया से समझा दिया। ठीक है, तो जीरो बाय जीरो नहीं, टेंडिंग टू जीरो डिवाइड बाय टेंडिंग टू जीरो लिखा होता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। एग्जैक्ट जीरो डिवाइड बाय एग्जैक्ट जीरो तो नो डिफाइन हो जाता है। ठीक है, नो डिफाइन मतलब वहीं पे आंसर बता देंगे कि रुक जाएंगे, बता देंगे कि मीनिंगलेस चीजें हैं, उससे आगे कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। लेकिन इनडिटरमिनेंट फॉर्म में क्या है कि कुछ अभी रिजल्ट आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आंसर दे सकता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आंसर आ सकता है, कभी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो इसमें रखते हैं, जैसे sin 1 रखा तो रखो यहाँ पे sin 1 की वैल्यू, तो 1 रखोगे तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ही नहीं। अच्छा, बाकी और भी देख लो, जैसे कि इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट क्या है, बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़े नंबर जोड़ोगे तो इन्फिनाइट ही आएगा। इन्फिनाइट की पावर इन्फिनाइट क्या है, बहुत बड़े नंबर का इन्फिनाइट पावर राइज करो तो इन्फिनाइट आएगा। तो ये सब इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, ये 7 ही इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इस 7 के अलावा बाकी जो भी रिजल्ट आएगा ना वो सब डिटरमिनेंट है। जैसे कि 1 डिवाइड बाय 0 प्लस तो इन्फिनाइट होता है, 1 डिवाइड बाय 0 माइनस इन्फिनाइट होता है। मतलब इस सब के बारे में बता सकते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, बता सकते हैं रिजल्ट कि अच्छा ये रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट तुम बता सकते हो ना वो इनडिटरमिनेट होता नहीं है। ठीक है, इनडिटरमिनेट का मतलब ऐसा रिजल्ट जो डिटरमिनेंट नहीं है, मतलब डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे अपन डायरेक्टली ना, उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट। ओके, तो ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sin 1 हो जाएगा। सिंपल, रख दो 1, अरे रख दो बस, आंसर आ गया। बोलो कि 1 प्लस रखे 1 माइनस रखे, 1 प्लस रखोगे तो sin 1 की तरफ ही टेंड करेगा, 1 माइनस रखोगे फिर भी इसी की तरफ टेंड करेगा। तुम बस रख दो, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो रख दो ना, 2 रख दिया तो 4 2 6 और 6 12। ठीक है, यहाँ पर रखो 5 रख दो। अब इसका आंसर 1 मत कर देना, क्योंकि 0 बाय 0 नहीं है,
जब 5 रखा तो क्या बन गया ये, साइन 5 फाइनाइट नंबर है और नीचे भी फाइनाइट नंबर है, यही आंसर हो गया। बोलो कि फाइनाइट नंबर को फाइनाइट नंबर, इसमें लिमिट का क्या गेम रहा, ये तो फंक्शन का वैल्यू 5 पे निकाल दिए। अरे लिमिट निकाले हैं, लिमिट। अब लोग कैसे लिमिट निकल गया वो समझा देता हूँ मैं, ठीक है। इसके लिए ना अपने को एक पेज चाहिए, एक पेज खाली था ना, हाँ ठीक है। तो क्या समझा रहा हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, मान लो कि x + 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया 4 आ गया। अरे मैं वैल्यू नहीं रखा, एक्चुअल में देखा है तो आंसर लाने के लिए वैल्यू रख दिया हूँ, एक्चुअल में वही काम किया हूँ, राइट हैंड लिमिट निकाला हूँ। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 2 प्लस रखोगे इसमें, तो 2 प्लस रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 मतलब 4 प्लस आएगा। 4 प्लस मतलब क्या हो गया, 4.000 स्टेप से नंबर, स्टेप से एक ही नंबर नहीं है, यहाँ पे तो कलेक्शन ऑफ नंबर है, ठीक है, नंबर है, लेकिन वो सारे नंबर किस नंबर को टेंड कर रहा है, 4 को टेंड कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 4 लिखा। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 2 माइनस रखोगे, 2 माइनस रखा तो क्या आ गया, 2 माइनस + 2 तो क्या आ गया, 4 माइनस आ गया। 4 माइनस मतलब 3.999। ये नंबर नहीं है, इस टाइप का नंबर, इस टाइप का बोले तो बहुत सारे नंबर हम निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 माइनस पता ही नहीं है, वो तो एक कलेक्शन ऑफ नेबरहुड में नंबर होते हैं, ठीक ना, ठीक है। 4 के नज़दीक जाना है, कितना नज़दीक जाओगे, 4 के नज़दीक जाओ, कितना नज़दीक जाओगे तुम, जितना नज़दीक जाओगे ना उससे भी नज़दीक जाओ और उससे भी नज़दीक जाओ, बस 4 पे मत चल जाना, ठीक है, मतलब 4 के करीब जाओ, लेकिन 4 पे मत चल जाना, मतलब 4 के इक्वल मत हो जाना, करीब जाना। कितना करीब जाना है, तुम जितना करीब जाना है चल जाओ, जितने करीब जाओगे उससे भी करीब जाना है तुम्हें, वो होता है 4 प्लस, ठीक है। और इधर से मतलब वही होता है कि 4 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे तो 4 के नज़दीक जाने हैं, कितने, जितना जा सकते हो उतने जाओ, उससे भी जा सकते हो, ठीक है, कभी लेकिन 4 पे मत पहुंचना, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नंबर, 4 के राइट हैंड साइड में नंबर ना, 4 के जस्ट आगे नंबर पता नहीं है, चलो समझ में आ गया होगा, इस टाइप के नंबर है। तो ये सारे नंबर किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को ही तो अप्रोच कर रहा है, तो 4 लिखा, ठीक है। यहाँ पे भी ना यही काम कर रहे हैं अपन, ये सारे नंबर 5 प्लस लिखा तो ये नंबर इसको अप्रोच किया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ओके। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 1 मत लिख देना इसका आंसर, 10 1 / 1 हो जाएगा, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। यहाँ पे मत कर देना, 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, sin 2 आएगा, डिवाइड 0 रखोगे तो 2। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो रही ना, ये थोड़ी ना लिखा है इनडिटरमिनेट फॉर्म में, तो फंक्शन का वैल्यू 3 पे निकालना है, तो 3 प्लस और 3 माइनस फंक्शन को नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइन किया गया है। तो जब भी फंक्शन को नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइन करेगा तो 3 प्लस और 3 माइनस अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो निकाल दें। 3 प्लस के लिए कौन सा ब्रांच में जाएंगे, ये 3 से ज़्यादा है तो इसके लिए इसमें जाओगे, और 3 प्लस जाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3, इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आंसर, 3 जो आंसर आया ना, क्या हुआ कि x टेंडिंग टू 3 है, तो x टेंडिंग टू 3 पे ये जो फंक्शन की वैल्यू है ना, वो 3 की तरफ टेंड किया, किसकी तरफ, 3 की तरफ, 3 की तरफ, तो 3 लिख दिया। जिस नंबर की तरफ टेंड करता है ना, जिस एग्जैक्ट नंबर की तरफ टेंड करता है, 3 एग्जैक्ट नंबर की तरफ टेंड कर रहा है वो, ठीक है। चलो इसमें रखोगे ना 3 माइनस, तो लेफ्ट हैंड से, ये तो राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, इसमें रखोगे कि 3 से पीछे के लिए ये डेफिनेशन है फंक्शन का, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइन किया है। 3 माइनस रखोगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस आएगा, मतलब 8 की तरफ टेंड करेगा, तो 8 आ गया, तो लिमिट क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, सही लिखा ना, 9 में से 6 गया तो 3, सही, ठीक है। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि राइट हैंड लिमिट 3 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट 8 आ रहा है, दोनों फाइनाइट क्वांटिटी है लेकिन इक्वल नहीं है। लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ, x 0 नहीं, इसलिए कट करके 1 हो गया। अच्छा ये 0 क्यों हो गया, देखो अब ये मत सोचना कि 0 प्लस है तो नीचे 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ऊपर ना 0 की तरफ टेंड किया और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उस पर ऑपरेट हुआ और उसको ना एग्जैक्ट 0 बना दिया, तो ऊपर तो एग्जैक्ट 0 है, नीचे टेंडिंग टू 0 है, नीचे 0 है नहीं, क्योंकि x 0 नहीं है। x 0 क्यों नहीं है, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है। इसका मतलब पहले मतलब समझाया कि x नॉट इक्वल टू 2, तो नीचे 0 नहीं है तो अनडिफाइंड नहीं है, और ऊपर एग्जैक्ट 0 है। तुम सोचो ना, एग्जैक्ट 0 को किसी भी फिक्स क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या रिजल्ट आता है, 0 आता है, इसलिए 0 आ गया, ठीक ना। और ये सारे ना ऐसे नहीं कि अलग अलग चीजें है, एक दूसरे का फॉर्मेट है। ये देखो जैसे कि इसमें रखे ना, x/x में रखा, 0 रखा तो 0/0 फॉर्मेट बन गया, x/x को समझो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 रखा तो क्या बन गया, 0/0 फॉर्मेट बन गया, ठीक है। थोड़ा और समझाता हूँ डिटेल में।
मतलब ये सब भी आपस में कन्वर्जन है, ऐसा नहीं कि सब अलग अलग चीजें हैं, वैसे तो अलग अलग चीजें हैं बट एक दूसरे का ही कन्वर्जन है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। देखो मैं अभी 0/0 यहाँ पे दिखाया ना, देखो इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको ऐसे करके लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x मल्टीप्लाई बाय 1/x लिखा, ठीक है, लिख सकते हैं ना, एक ही बात है तो लिखा हुआ है x टेंडिंग टू 0, मतलब टेंडिंग टू 0 आ रहा है और नीचे 1 डिवाइड बाय टेंडिंग टू 0 क्या हो गया, इन्फिनाइट आ गया, तो 0 इंटू इन्फिनाइट वाले फॉर्म बन गया। यही तो था, ये 0/0 फॉर्म ही तो 0 इंटू इन्फिनाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एक दूसरे से कन्वर्जन हो सकता है, ठीक ना, तो उसको ध्यान रखो। अब इसको भी और भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब 0/0 को इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्मेट कैसे बना सकते हो, बना सकते हैं क्या, ठीक है। चलो तो एक कन्वर्जन है ऐसे, मतलब बहुत सारे, इससे ये नहीं जा सकते हो, अलग बातें हैं, बट इससे जा सकते हो, इससे अभी करके दिखाया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो लिमिट्स का थ्योरम पढ़ते हैं। तो क्या बोला गया है कि फंक्शन का वैल्यू x टेंडिंग टू a पे, लिमिट x टेंडिंग टू a, fx का वैल्यू ना, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और जो लिमिट की वैल्यू है ना वो L1 लिखा हुआ है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। L1 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, L1 L2 और फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। gx जो फंक्शन है x टेंडिंग टू a पे, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और किसके को ला रहा है, L2 के को ला रहा है। तो क्या बोल रहा है, सिंपल सा रूल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब में ना लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि दो फंक्शन प्लस माइनस में है तो लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, ध्यान रखना कब लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि इन्फिनाइट बन जाए और इन्फिनाइट बन जाए तो लगा नहीं सकते। मतलब इन्फिनाइट प्लस 4 आ गया तो नहीं लगा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू अलग अलग कर रहे हो तो ये जो लिमिट है वो फाइनाइट क्वांटिटी और एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्टेंस है दोनों लिमिट fx और gx x टेंडिंग टू a पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि फाइनाइट आ रहा है तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो दोनों जो जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा fx और gx का तभी ब्रेक कर सकते हैं। प्लस और माइनस दोनों के लिए बता दिया, मल्टीप्लाई के लिए सेम बात है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो अलग अलग लगा सकते हैं। यही बात तो रेशनलाइजेशन में समझा रहा था। क्या समझा रहा था, फिर से समझाता हूँ। क्या समझा रहा था कि मान लो कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 है और यहाँ पे ले लेते हैं 2 माइनस, क्या ले लें, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं ना। तो जब 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4, तो 2 आ गया ना, ठीक बात है। तो एक्स स्क्वायर क्यों लिया, चलो कुछ और सोचते हैं, क्वेश्चंस बना रहा हूँ मैं। तो x टेंडिंग टू 2 लेते हैं और यहाँ पे मान लो कि x माइनस 2 लिया, ठीक है, तो क्या बन रहा है 0 बन रहा है, ठीक है। तो x टेंडिंग टू 3 कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लिया, रेशनलाइज करना है ना, हाँ चलो 3 कर लेते हैं। तो 1 दिया ना तो -1 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे x -3 कर लेते हैं। तो क्या हो गया 3 - 2 क्या आ गया 1, 1 - 1 0, नीचे में क्या आ गया 0/0 फॉर्मेट है। तो क्या करोगे, रूट दिख रहा है तो रेशनलाइज करोगे। तो जब रेशनलाइज करोगे इसको तो देखो क्या समझा रहा हूँ, ये थ्योरम कैसे अप्लाई करना है ये समझा रहा हूँ। तो रेशनलाइज करेंगे अपन, तो रूट अंडर x - 2 -1, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट अंडर x - 2 +1 के साथ और डिवाइड भी करना पड़ेगा x - 3 इंटू रूट अंडर x - 2 +1 के साथ। तो क्या बता रहा है इसके बारे में ध्यान से देखो, इसको देखो, ये क्या है लिमिट, अबे इसको ध्यान से देखो। ठीक है चेंज हो गया, हाँ ठीक है, चलो इसको ध्यान से देखो। तो ये जो ब्रैकेट में बंद है तो ये लिमिट इस पे आ सकता है, क्योंकि अभी बताया ना कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, ये फंक्शन और ये फंक्शन, मान लो कि इसको छोड़ करके बाकी एक fx फंक्शन मान लो और इसको gx फंक्शन मान लो, तो लिमिट जो इस पे लगा सकते हैं अपन, क्योंकि ये जो gx फंक्शन है ना वो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है इस पे लिमिट। 3 रखो तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू ना 2 रख दिया करो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आया ना 2 यहाँ पे रख दिया करो। क्या है कि इसको बार बार लिखोगे कॉपी भर जाएगा, फालतू का लेंदी दिखाई देगा।
ठीक ना। तो इसका वैल्यू रख दो, बाकी तुम सिंप्लीफाई वगैरह करके आंसर लो, ठीक ना। तो जब भी हम रेशनलाइज करके करेंगे तो प्लस वाला वैल्यू ना रख देंगे, जितनी बार रेशनलाइज करेंगे तो जो प्लस के साथ आएगा उसका वैल्यू रख दिया करो वहीं पे, ठीक है। ओके, ऐसे ही डिवाइड में हो जाएगा। ये थ्योरम समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल सिंपल थ्योरम है। दो फंक्शन डिवाइड में तो अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक ना। ओके, तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं लिमिट में, ठीक है। ये तो बेसिक बात है। डिफरेंशिएशन में ऐसा काम कर सकते हैं। तुम पूरे मैथमेटिक्स में ऐसा काम कर दो, बस मैट्रिक्स में मत करना। मैट्रिक्स में थोड़ा ध्यान से, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में मत करना कांस्टेंट को अंदर बाहर मल्टीप्लाई, बाकी पूरे मैथमेटिक्स में तुम करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर 3/4 है। तो क्या कर सकते हैं, cot x को t बोल करके सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। a³ माइनस b³ लग रहा है ना, तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। π/4 को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं। चलो मैं चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कि cot x को t बोल दिया, तो देखो यहाँ से x π/4 है, तो x जब π/4 है तो cot π/4, तो देखो t किसके तरफ टेंड हो रहा है, 1 की तरफ टेंड हो रहा है, तो लिमिट t टेंडिंग टू 1 क्यों लिखा, बहुत सिंपल सी बातें हैं। x अगर π/4 को टेंड करेगा तो cot x किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, तो t किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, ठीक है। तो cot x को t बोला तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, t³ - 1, नीचे क्या लिखा है, t³ + t - 2, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर सकते हो, सॉरी एलोप्टल लगा सकते हो, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, बट ठीक है एलोप्टल बाद में लगाएंगे, अभी फिलहाल फैक्टराइज कर लो। तो t - 1 इंटू क्या हो जाएगा, a² + 1 + t, ठीक है। देखो 1 रखने पे ना इसका फैक्टर आ रहा है ना, तो t - 1 एक फैक्टर होगा। 3 पार्ट में लिख लो इस स्टेप से फैक्टराइजेशन के लिए। यहाँ पे ना t² मल्टीप्लाई करोगे तभी तो t³ आएगा, t² इसमें है ही नहीं ना, तो t² गैप करने के लिए समझ में आ रहा होगा -t, लेकिन यहाँ पे तो +2 करोगे तभी तो मैच करेगा, समझ में आ गया। इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो क्या आ गया, t² + t + 2 आ गया। यही तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा था, ये कैंसिल आउट हो गया। बार बार यही तो कर रहे हैं, जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाता है ना उसको हटा देते हैं, तो बाकी जो बनता है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। 1 रख दो इसके अंदर तो ऊपर 3 आ गया, नीचे रखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 3/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, 3/4। ओके, सिंपल है। फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइज करने हैं, रेशनलाइज करने हैं, ये सब सीख रहे हैं अपन स्टार्टिंग में। चलो इसको देखते हैं सॉल्व करके, इसको हटा रहा हूँ मैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रहा है। चलो ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। चलो 2x को t बोल देते हैं, 2x को t, ताकि लिखने में समझने में आसानी हो, इसीलिए। आप लिमिट कैसे लगाएंगे, मतलब x हटा करके सब चीज को t में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। तो x जब 2 को टेंड करेगा तो t किसको टेंड करेगा, रख दो यहाँ पे 2, तो t 4 को टेंड करेगा, तो लिमिट t टेंडिंग टू 4 नया क्वेश्चन बन गया। इसी क्वेश्चन को बना रहा हूँ। 2x की पावर t को 2 की पावर x को t बोला, तो क्या लिखा है, t प्लस, ये समझ में आ रहा होगा कि 8/t लिखा हुआ है, -6 डिवाइड बाय, यहाँ पे 1/√t लिखा हुआ है, ठीक है, -2/t लिखा हुआ है, ठीक ना। तो क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगों को क्या आ जाएगा, t² + 8 - 6t, और ये जो t है ना वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे ना तो t एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे √t - 2 आ जाएगा। t से तो t कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। ऐसे भी 0 नहीं है, t टेंडिंग टू 4 है, तो 4/4 रूट देखा है, रेशनलाइज करना है। चलो ठीक है, रेशनलाइज करते हैं। तो t² + 8 - 6t। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसको जब रेशनलाइज करोगे तो √t + 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे वाला जो मल्टीप्लाई होगा तो a + b और a - b में जाएगा, और ऊपर वाला का तो वैल्यू रखने हैं ना, तो ऊपर वाला में तो सेम ही लिखोगे, प्लस साइन के साथ लिखोगे। तो t = 4 रखोगे तो 2 + 2 4 आ गया, तो उसको बाहर लिखा। चलो यहीं पे लिखते हैं, 4 लिखा। नीचे में a² - b² करोगे तो t - 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 चल रहा है, यहाँ पे लिमिट चल रहा है, ठीक है। ये सब लिमिटिंग कंडीशन में लिखा गया, लिमिट t टेंडिंग टू 4। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको। इजी तो है, फैक्टराइज करने हैं। तो ऊपर वाला का फैक्टर दिख रहा है,
8 लाना है ना, तो -40 -2t, ठीक है। तो इस दोनों में कॉमन लोगे t, तो क्या बचेगा t-4, क्या कॉमन लिया था t, और इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा -2, ठीक है, -2, और 4 के साथ मल्टीप्लाई है, नीचे क्या लिखा है t-2, यही तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था, ठीक है, इसलिए इसको कैंसिल आउट कर दिया। t = 4 रखा तो आंसर 0 आ गया। ये कैसे हो गया, 4 दूनी 8, t-4, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, क्योंकि a² - b² करोगे ना तो ये 4 आएगा, तो ये 4 आएगा, तो a कैंसिल आउट नहीं होगा, कुछ और कैंसिल आउट होंगे। फिर से लिखा, तो ऊपर क्या बन रहा है t-4 इंटू t-2 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है t-4 आ रहा है, और 4 मल्टीप्लाई में पहले से चल रहा है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, t = 4 रखा तो 2, तो आंसर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, इसका आंसर 8 दिया हुआ है ना, ठीक है। सिंपल है, फैक्टराइज करने हैं, रेशनलाइज करने हैं, ठीक ना। अब देखते हैं एक्सपेंशन, ये फार्मूले हैं, 4-5 फार्मूले हैं, याद रखने हैं। e⁻x का एक्सपेंशन 1 + x / 1 फैक्टोरियल, x² / 2 फैक्टोरियल, x³ / 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन इनफिनिट तक जाता है, ठीक है। a⁻x का अगर एक्सपेंशन लिखना हो तो a⁻x को पहले ऐसे लिख लो, और इसको x की तरह सोचो, इसको x की तरह इसमें रख दो। देखो मैं पहले एक्सपेंशन लिख करके दिखाता हूँ। तो ये x है, तो यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 + x की जगह पे रख दो, तो x ln a / 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे रख दो तो क्या आ जाएगा x² ln a का होल स्क्वायर / 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे करके इनफिनिट तक। ओके, तो ऊपर वाला याद है तो नीचे वाला लिख सकते हो। ln 1 + x में x - 1 और 1 के बीच होना चाहिए, तो एक्सपेंशन चलता है, नीचे फैक्टोरियल नहीं है, और प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, ठीक है। देखो sin x का x - x³ इस टाइप से चलता है इन्फिनिट तक, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, ठीक है। x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना 3 इधर आएगा, और 3 फैक्टोरियल गैप कर देगा तो 2 फैक्टोरियल बचेगा, 5 तो 5 फैक्टोरियल गैप करेगा तो 4 फैक्टोरियल बचेगा, पावर 1 घट जाएगा, तो इसी का डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है, मतलब याद रखना है तुम्हें, 10x याद रखो, ठीक है, यहाँ तक याद रखो, 3 टर्म्स तक काफ़ी है। तो ये फार्मूले हैं जो तुम्हें याद रखना है, फार्मूले का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट याद रखो। आगे बढ़ते हैं, एल हॉस्पिटल, एल ऑप्टल समझा देता हूँ मैं क्या होता है। अच्छा, अप्लाई कहाँ करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, समझ लो बस, ठीक है। जहाँ पे अपने को बस जल्दी आंसर लाना हो और सिंपल क्वेश्चंस है तो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या होता है एल ऑप्टल, क्या बोलता है, बोलता है कि पहली बात की लिमिट लगा सकते हैं, एल ऑप्टल लगा सकते हैं कहाँ पे, मान लो sin x / x लिखा हुआ है, तो 0/0 या इन्फिनिट फॉर्म बन रही, इसी दोनों में लगा सकते हैं एल ऑप्टल। पहली बात, इसी दोनों में लगा सकते हैं एल ऑप्टल, और कहीं नहीं लगा सकते अपन। ये दोनों बात समझ में आ गया कि इसी दोनों में लगाने हैं। और लगाते कैसे हैं, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो cos x हो गया, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखते हैं तो 1 आ गया, यही चलते रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब देखो 0/0 फॉर्म, अब तो डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया इसका, 0 रखो तो cos 0 1 होता है, तो इसका लिमिट क्या आ गया 1। पहली बात कि लगा कहाँ सकते हैं, 0/0 और इन्फिनिट फॉर्म बनेगा। कितने बार लगा सकते हैं, जितने बार चाहो उतने बार लगा सकते हो, लेकिन ये फॉर्मेट बनना चाहिए। यहाँ पे 0/0 फॉर्मेट बनता तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है, तीसरी बात है कि ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखना है, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन नीचे लिखना है। कोई सेंट रूल मत लगा देना कि इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऊपर में एक अलग फंक्शन चल रहा है, नीचे अलग फंक्शन चल रहा है, ऊपर वाला का अलग डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला का अलग लिखेंगे। मान लो कि sin x / x होता, तो इसका डिफ्रेंशिएशन लिखने वक्त में क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं कि sin x / x होता ना, sin x / x होता, तो मतलब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखना है, नीचे वाला का नीचे लिखना है। ऊपर वाले में अगर p/q के फॉर्म में लिखना है तो उसमें क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं, पूरे फंक्शन में क्वोशिएंट रूल मत लगा देना, ठीक है, कि p/q के फॉर्म में पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख ही नहीं रहे। इस फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करके इसका डिफरेंशिएशन, क्यों ऐसा होता है, चलो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा, नीचे वाला का नीचे लिखा, ठीक है, ये होता है एल ऑप्टल। चलो यहाँ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपन।
क्या बोल रहा है कि x टेंडिंग टू -2, पहले रख करके देख लो, -2 रखोगे तो क्या बनेगा, 0 के आसपास नंबर आएगा, मतलब इन्फिनाइट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे रखोगे -2 तो -8, मतलब नीचे भी 0 बन रहा है, तो नीचे 0 मतलब इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट वाले फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सिंपल एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, तो एलसीएम लिया तो x-8 को x³ - 8 को कैसे लिख सकते हो, x³ पहले तो दिखा दिया ना, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म है, इसको फैक्टराइज करके बता देता हूँ। x+2 इंटू क्या आ जाएगा, a² + b² - 2x आएगा। ठीक है, तो जब एलसीएम लोगे तो x+2 तो दोनों में है ना, तो ठीक है, x+2 इंटू क्या लिखा है, x² + 4 - 2x लिखा है। तो एलसीएम लेने आता है ना, इसको इससे डिवाइड कर देना तो ये पार्ट बचेगा, ऊपर लिखाएगा x² + 4 - 2x। ठीक है, और इसको यही तो लिखा हुआ है, तो -12 लिखाएगा ऊपर। ठीक है, और लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू -2 चल रहा है। ठीक है, तो ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या लिखा है, x² - 2x - 8, और नीचे ये वाला क्वांटिटी लिखा हुआ है। ठीक है, और लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू -2 चल रहा है। तो फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, 4 दूनी 8, तो -4x + 2x। ठीक है, फैक्टराइज हो जाएगा, तो x - 4 इंटू क्या आ गया, x + 2 आ गया। ठीक ना, और नीचे क्या लिखा है, x + 2 इंटू x² + 4 - 2x। दिखा होगा कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 नहीं है, 0 के आसपास है, इसलिए कैंसिल आउट कर दिया, स्टार्टिंग में समझा दिया। यही था जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा था उसको, वो कैंसिल आउट होते ही इसका आंसर आ जाएगा ना। -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो गया, -2 पे 4 8 और 4 12, तो क्या आएगा, -1/2 आ गया। ठीक है, -1/2 सही है ना, हाँ -1/2 सही है, मुझे लगा 1/3 आंसर है। ठीक है, क्या था इसमें, कुछ नहीं था, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है, थोड़ा ध्यान से, ऐसे मत कर देना x+2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना, लेंदी वंदी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से, इसमें x+2 छुपा हुआ है। ठीक है, a³ + b³ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले ना थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ कि इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट के फॉर्मेट में अपन क्या करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। हटा रहा हूँ, वो तो तुम वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, लिखना है तो, समझना है तो ऐसे ही समझ सकते हो। ठीक है, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो। 1 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर लिखा है ना, उसके फार्मूले अपने को पता है ना। लेकिन इससे पहले क्या बोल रहे थे कि कुछ समझाने वाला था कि इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म में क्या करते हैं, x टेंडिंग टू इन्फिनाइट 3 टाइप का फॉर्मेट आएगा। मान लो 3x⁴ लिखा है प्लस 3x + 5 लिखा है, नीचे x² + 2x + 1 लिखा है। तो पोलिनोमियल डिवाइड बाय पोलिनोमियल इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है। तो डिग्री पर ध्यान दो, हाईएस्ट डिग्री अपने आप में हाईएस्ट ही होता है ना। डिग्री का मतलब क्या होता है, जो पावर है, सबसे हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। तो डिग्री क्या है, 4 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है ना, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर देखो, तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर में ज़्यादा पावर है ना, नीचे से न्यूमिनेटर का डिग्री क्या है 4, डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है 2। तो पहला केस उठाया जिसमें न्यूमिनेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो तुम क्या करो, इसमें से x की पावर 4 कॉमन ले लो, या दोनों में जो कॉमन है x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, या कॉमन लो, डिवाइड करना कॉमन लेना एक ही बात है। चलो कॉमन लेते हैं, तो x² जब कॉमन लोगे ऊपर से तो क्या बचेगा, 3x² + 3/x + 5/x²। नीचे से भी x², क्यों कॉमन लिया, x³ क्यों नहीं लिया,